हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक इन माय चैनल बायो बाय विद्दू। है ना, हम लोग कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर है वो ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया था, है ना। और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो कल है मैंने लेक्चर अपलोड किया था आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से प्रोसेस है ना, जिसमें एमआरएनए की साइलेंसिंग की जाती है। ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है इसके बारे में जो वीडियो है मैं ऑलरेडी आपको बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या है, और ह्यूमन इंसुलिन यानी ह्यूडिडीन का प्रोडक्शन किस प्रकार से हुआ, वो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, है ना, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs, है ना। therapeutic drugs क्या होते हैं, जो treatment of any disease में helpful होते हैं, है ना। Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response, यानी कि उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। अंडरस्टूड। एज is common in case of similar products isolated from non-human sources. एट प्रेजेंट, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद वाला जो लाइन आ रहा है ना, देखिए, एट प्रेजेंट अबाउट 30 recombinant therapeutics have been approved for human use world over. क्वेश्चन आएगा कि कितने recombinant therapeutics जो है उसका अप्रूवल मिला है पूरे वर्ल्ड में, तो आंसर विल बी 30। और इंडिया में 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। तो इंडिया में कितना मार्केट हो रहा है, आपका आंसर होगा 12, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। समझ में आया कि नहीं, इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए, ये चीज समझ में आई कि नहीं, बोलो। यस और नो, टेल मी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अहम टॉपिक, दैट इज नोन एज, यू कैन से, ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे हुआ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का कैसे प्रोडक्शन हुआ, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको मैंने क्या बताया, नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कितना जो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स है वो वर्ल्ड वाइड अप्रूव हुआ, और कितना इंडिया में। तो वर्ल्ड वाइड 30 और इंडिया में कितना, 12। अंडरस्टूड। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना मेन जो हमारा लेक्चर है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। किस प्रकार से जो ह्यूमन इंसुलिन है, जिसको हम ह्यूमिलिन बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन हुआ, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका इंसुलिन है ना, सबको मालूम है इंसुलिन जो है भाई एक हार्मोन है ना, जो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसका सोर्स क्या होता है, नेचुरली पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में सेल होते हैं ना, जो आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, उसके बीटा सेल्स से ये निकलता है। तो इसका नेचुरल सोर्स क्या है, इसका नेचुरल सोर्स क्या होता है, इसका नेचुरल सोर्स होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, ऑफ पैनक्रियाज। इज दिस क्लियर, दिस इज द, यू कैन से, नेचुरल सोर्स ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन की डिफिशियंसी से, अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, अगर कमी हो जाती है इंसुलिन की, है ना, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको शुगर की बीमारी बोलते हैं, है ना, जिसको डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। ये सब आप लोग को मालूम होगा। मेलाइटिस वर्ड जो है, इसका मतलब ही होता है, मेल वर्ड का मतलब ही होता है हनी या शुगर। यस और नो, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो है वो यूरिन में दिखने लगता है, उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, या ग्लूकोसूरिया भी बोल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। तो अगर इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस के केस में क्या किया जा सकता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं हम लोग, है ना, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन देंगे, प्लीज रिमेंबर, इंसुलिन को हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाई इज इंसुलिन नॉट ओरली एडमिनिस्टर्ड। तो इंसुलिन जो होता है ना, जो इंसुलिन है, इट इज अ प्रोटीनेशियस, यू कैन से, हार्मोन। ये क्या है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ है। वैसे भी मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स जो होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है।
तो बीइंग प्रोटीनेशियस इन नेचर इट कैन नॉट बी ओरली एडमिनिस्टर्ड बिकॉज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम्स होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली प्रोटीएज बोलते हैं। प्रोटीएज इंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसीलिए हम इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन को लेते हैं, हम लोग इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं ये चीज लिख भी दे रही हूँ। तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीनेशियस है, ठीक है। तो इंसुलिन इज नॉट orally administered। क्यों नहीं ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं? बिकॉज इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कहां से? कौन इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? बाय आवर गट, बाय इंजाइम्स इन आवर गट। हमारे गट में जो इंजाइम्स होंगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स को क्या बोलेंगे? प्रोटीएज, है ना। बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या कर सकती हैं? इसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। बिकॉज इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय इंजाइम्स प्रोटीएज इन आवर गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, यस और नो, वहां पे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाएगा, इसको हम ओरली एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो ये नीट में बन सकता है कि क्यों हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ओरली एडमिनिस्टर नहीं कराते हैं। अब देखो, जब ह्यूमन इंसुलिन है ना बना नहीं था, तो उसके पहली बार तो जो ह्यूमन इंसुलिन है वो एक डॉग से निकाला गया था, है ना। बैंटिंग और बेस्ट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डॉग से निकाला था, आइसोलेट किया था। लेकिन जब इंसुलिन, यू कैन से ह्यूमन का इंसुलिन, जिसका ट्रेड नेम होता है ह्यूमुलिन, ये नहीं बना था जब, तो ये ना स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स से लिया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें पहले हम लोग रीड भी कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसका ट्रेड नेम क्या है? इसका ट्रेड नेम क्या है? किस नेम से उसको मार्केट बेसिकली हम लोग कर सकते हैं? तो इसका ट्रेड नेम आपका हो सकता है, ट्रेड नेम इज ह्यूमुलिन। ह्यूमन इंसुलिन को हम ह्यूम्यूलिन भी बोलते हैं, समझ में आ गया? ह्यूमुलिन इज नथिंग, इट इज द ह्यूमन इंसुलिन ओनली। इज दिस क्लियर? ह्यूमुलिन, इज दिस क्लियर और नॉट? तो जो जेनेटिकली यू कैन से इंजीनियर्ड इंसुलिन है उसको ह्यूमुलिन भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ देखिए, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, है ना, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 बोलते हैं। इज पॉसिबली बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? मान लीजिए अगर ह्यूमन इंसुलिन इनफ में अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा जो डायबिटिक पेशेंट है? बताइए उस समय क्या कर सकता है? ऑब्वियसली उसको बाहर से लेना पड़ेगा ना इंसुलिन, इंजेक्शन के माध्यम से उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा उस कंडीशन में। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? इफ यू डिस्कस दिस, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals। उसको दूसरे जानवरों से क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन जो है उसको लेना पड़ेगा। किससे लेते थे इंसुलिन? बेसिकली स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स से, है ना। अर्लियर जो है इंसुलिन कहाँ से लिया जा रहा था? अर्लियर जो है, ठीक है, इंसुलिन वॉज यूज्ड, कहां से यूज किया जा रहा था? फ्रॉम स्लॉटर्ड, यानी बलिदान देके, मार के, है ना। किसको? स्लॉटर्ड कैटल्स, ठीक है, एंड पिग्स। ठीक है, कैटल और पिग से अगर हम इंसुलिन देंगे तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा? यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि क्या आपका इम्यून सिस्टम जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं बनाएगा। देखिए, कोई भी प्रोटीन एक एंटीजन के जैसा तभी बिहेव करता है जब उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या 10,000 डाल्टन से अबव होता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जो इंसुलिन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से कम है, इसीलिए ये एक एंटीजन के जैसा बिहेव नहीं करेगा। दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन टेक द इंसुलिन फ्रॉम द स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। हाउएवर, ये जो स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स से हम लोग इंसुलिन लेते हैं, इससे कुछ एलर्जिक इश्यूज हो सकते हैं, कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? मैं लिख दे रही हूं, जैसे एंटीजेंस, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, ये मैंने बहुत ये बड़ा हो गया इसका थिकनेस, रुक जाओ। क्या बोला मैंने? कि प्रोटीन विल बिहेव, ध्यान से सुनिएगा ये चीज, प्रोटीन जो है इट विल बिहेव, प्रोटीन जो है वो बिहेव करेगा एज एन एंटीजन। एजी मतलब क्या हो गया बाबू? एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? ऐसा कोई भी सबस्टांस
जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर सके, उसको हम एंटीजन बोलते हैं, और कोई भी एंटीजन के जैसा काम कर सकता है। तो प्रोटीन विल बिहेव एज एन एंटीजन, ठीक है, इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट exceeds 10,000 डाल्टन। लेकिन इन केस ऑफ इंसुलिन ऐसा नहीं है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 10,000 डाल्टन से कम है। इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, इंसुलिन मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन, ये लेस है किससे, देन 10,000 डाल्टन। इसीलिए हम लोग जो स्लॉटर्ड कैटल है और पिग है उससे इंसुलिन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा जो एंटीबॉडी है या हमारा जो इम्यून सिस्टम वो अलर्ट नहीं होगा, वो एंटीबॉडी नहीं प्रोडक्शन करेगा। लेकिन जो स्लॉटर्ड कैटल और पिग से हम लोग ले रहे हैं इंसुलिन, उससे कुछ एलर्जिक इश्यूज हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? some patients may develop क्या डेवलप कर सकते हैं? एलर्जीज when taken from एनिमल सोर्स। कुछ जो आपके पेशेंट्स हैं वो, उनको एलर्जिक इश्यूज हो सकती हैं अगर हम लोग इसको ले रहे हैं एनिमल सोर्स से, स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स से, है ना? अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे, would the insulin isolated from other animal just be as effective as that secreted by the human body itself? And would it not elicit an immune response in the human body? तो as such कोई immune response तो elicit नहीं करेगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये उतना ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा जितना ह्यूमन बॉडी का इंसुलिन होता है ना? नाउ इमेजिन इफ अ बैक्टीरियम, जैसे कि यहाँ पे इश्चरेचिया कोलाई एज अ बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, वेयर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अगर मान लीजिए जो बैक्टीरिया है उसको हम लोग ऐसा बना दें कि वो इंसुलिन बनाने लगे, है ना? तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। सडनली द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल। You can easily grow a large quantity of the bacteria and make as much insulin as you need. Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. Why? तो मैंने बताया कि इसको orally administer नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोटीनेशियस इन नेचर है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हमारे जो गट में है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। जैसा कि मैंने बताया पहले, ये कहां से लिया जा रहा था? स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स से लिया जा रहा था, और उनके कौन से पोर्शन से लिया जा रहा था? और जाहिर सी बात है पैनक्रियाज जो है वही इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इंसुलिन from an animal source though caused some patients to develop allergy or other types of reactions to the foreign protein. Insulin consists of two short polypeptide chains. अब हम लोग इसके बारे में आगे चलकर बात करते हैं कि इंसुलिन जो है वो कैसा होता है नेचुरली, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले ना, जो इंसुलिन है वो आपका इमैच्योर फॉर्म में होता है बॉडी में। क्या बोला मैंने कि पहले जो इंसुलिन है वो इमैच्योर फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है, 1 सेकेंड, इंसुलिन जो है वो इमैच्योर फॉर्म में होगा, है ना? इमैच्योर यानी उसमें मैच्योरेशन नहीं हुआ रहेगा। तो इमैच्योर इंसुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो इंसुलिन। इमैच्योर इंसुलिन को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रो इंसुलिन बोलते हैं। और इसमें बेसिकली 3 चेन होता है ना? इसमें एक चेन ए होता है, ठीक है, जो कि बना होता है 21 अमाइनो एसिड का, ए मतलब अमाइनो एसिड। उसके बाद से चेन बी है जो कि बना होता है 30 अमाइनो एसिड का, और एक और चेन होता है जिसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड। समझ में आया कि नहीं? ये सी पेप्टाइड जो है या चेन सी जो है ये अप्रोक्सीमेटली 31 अमाइनो एसिड का ये भी बना होता है। तो जो इमैच्योर इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है, इसमें आपके बेसिकली 3 चेन्स होते हैं, है ना? ए, बी और सी, है ना? याद रखना है ये चीजें। और ये लोग आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन के समय, ड्यूरिंग मैच्योरेशन, जब मैच्योर होना होता है बॉडी में, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ये आपको पता होना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा ये चीज जानने के लिए। तो मैच्योरेशन के समय क्या होता है, जो ये जो सी पेप्टाइड है ना, ये जो सी पेप्टाइड है, दिस सी पेप्टाइड
इज क्लीव्ड, इस सी पेप्टाइड को क्या किया जाएगा, क्लीव कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, है ना, कहां पे, इन गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपार्टस में क्या किया जाएगा, सी जो पेप्टाइड है उसको हमारा बॉडी जो है नेचुरली, ये हम बॉडी के अंदर की अभी बात कर रहे हैं, सी पेप्टाइड इज क्लीव्ड इन गोल्जी अपार्टस, ठीक है, कब, ड्यूरिंग मैचुरेशन। और कौन रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका चेन ए और चेन बी रह जाता है। तो जो मैच्योर इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं है, ये एक और नीट का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैच्योर इंसुलिन में कौन कौन सा होगा, दो चेन्स होंगे, चेन ए और चेन बी होगा, यानी कि सी पेप्टाइड जो है वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं होगा क्योंकि वो क्लीव हो चुका है ड्यूरिंग मैच्यूरेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो चेन ए होगा मैच्योर इंसुलिन में और दूसरा कौन होगा आपका, चेन बी होगा। चेन ए में कितना अमाइनो एसिड होगा बच्चों, बताओ, चेन ए में कितना अमाइनो एसिड होगा। ऑब्वियसली चेन ए में आपका जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया 21 अमाइनो एसिड होगा और चेन बी में कितना अमाइनो एसिड होगा, 30 अमाइनो एसिड होगा। तो एज अ होल अगर हम लोग बात करें मैच्योर इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड का बना है, 51 अमाइनो एसिड का बना है। कैसे, तो चेन ए में 21, चेन बी में 30, दोनों को ऐड करोगे तो 51 आ जाएगा। इज इज क्लियर और नॉट क्लियर। और ये जो दोनों चेन्स हैं, देखिए यहाँ पे दीज टू चेन्स, ठीक है, आर कनेक्टेड, ये दोनों चेन्स जो है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, बाई डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है, बाई डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड का मतलब सल्फर होगा, यस और नो। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मान लो, अगर ध्यान से समझिएगा, मान लो ये चेन ए है, व्हाट इज दिस, दिस इज द चेन ए, ठीक है, और ये यहाँ पे दूसरा कलर से बना दे रही हूं, ये आपका मान लो थोड़ा बड़ा चेन होगा क्योंकि चेन बी में 30 अमाइनो एसिड्स है, ये चेन बी है। अब यहाँ पे चेन ए और चेन बी के बीच में आपके दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इस प्रकार से देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर या क्या बोल सकते हैं, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इंटरचेन यानी कि दो चेन के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। तो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे बताओ, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे बताओ मुझे बच्चों, दो हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे, दो, देख लो, है ना। एक आपका ये हो गया इंटरचेन, मतलब दो चेन के बीच में, चेन ए और चेन बी के बीच में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है आपके, दो हैं, यस और नो। और चेन ए के बीच में भी एक्चुअली डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, देखो चेन ए के बीच में भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, यस और नो। तो उसको क्या बोलेंगे, जो चेन ए के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा चेन, क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रा चेन, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में है, कहां पे है ये बताओ, इन चेन ए, चेन ए में एक आपको इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, ये कितना है, इसका नंबर कितना है, एक। तो टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आप बोलोगे, जाहिर सी बात है आप बोलोगे तीन, एक यहाँ पे इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि चेन ए के अंदर है और दो इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, देखिए यहाँ पे चेन ए और चेन बी के बीच में है। तो टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, टोटल टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितना हो गया बताओ, यहां देखो, टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, कितना हो गया, थ्री। तीन में कौन सा हो गया, दो आपके इंटरचेन हो गए, है ना, चेन ए और चेन बी के बीच में, यस और नो, है ना, चेन ए और चेन बी के बीच में, ये चेन ए का जो 7th अमाइनो एसिड है और चेन बी का जो 7th अमाइनो एसिड है उसके बीच में एक बॉन्ड होता है इंटरचेन में, और आपका जो चेन ए है उसका जो 20th अमाइनो एसिड है और चेन बी का जो 19th अमाइनो एसिड है उसके बीच में एक आपका होता है इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इतना नहीं याद रखने की जरूरत है, बस मैं आपको ऐसे समझने के लिए बता रही हूं। और एक आपका क्या हो जाएगा, इंट्रा चेन, यस और नो बच्चों, एक आपका क्या हो जाएगा, इंट्रा चेन, है ना। इंट्रा चेन वाला जो बॉन्ड होता है वो कहां होता है, बेसिकली ए चेन ए में होता है, A6 और A11 के बीच में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये आपको नहीं याद रखने की जरूरत है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है टोटल, क्योंकि एनसीईआरटी में उसका डायग्राम बना हुआ है। देखो यहाँ पे आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए, यहाँ देखो ये जो है
है ना। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, ये कौन कौन सा चेन क्या है। देखिए ये यहां से लेकर यहां तक ये जो चेन है, ये क्या है आपका, दिस इज द ए पेप्टाइड। ये क्या है बच्चों, दिस इज द ए पेप्टाइड। ए पेप्टाइड में कितना अमाइनो एसिड है, ऑब्वियसली 21 अमाइनो एसिड्स है। और ये यहां से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, दिस इज नोन एज सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड में अप्रोक्सीमेटली 31 अमाइनो एसिड होता है, 31 अमाइनो एसिड। और ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, दिस इज नोन एज बी पेप्टाइड। ये वाला क्या है, दिस इज द बी पेप्टाइड। बी पेप्टाइड में कितना अमाइनो एसिड होता है, 30 अमाइनो एसिड, 30 अमाइनो एसिड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इज क्लियर और नॉट क्लियर। 30 अमाइनो एसिड होता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ध्यान से समझना इसको, ये प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन में, प्रो इंसुलिन में आपको 3 चेन नजर आ रहा है ना। प्रो इंसुलिन में आपका कौन कौन सा, आपको कौन कौन सा चेन नजर आ रहा है प्रो इंसुलिन में, देखो 3 चेन नजर आ रहा है। ये आपका चेन सी है, ये आपका चेन ए है, और ये आपका चेन बी है ना। ए और बी के बीच में देखो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और चेन ए में देखो, ये चेन ए है, चेन ए के इंट्रा चेन में देखो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो मैचुरेशन, ये प्रो इंसुलिन में 3 लोग होंगे, ए पेप्टाइड भी है, बी पेप्टाइड भी है और सी पेप्टाइड भी है। लेकिन मैचुरेशन के समय, है ना, मैचुरेशन के समय ये जो सी पेप्टाइड है ये रिमूव हो जाएगा, कहां पर, गोल्जी अपार्टस में। यस और नो, ये आपका सी पेप्टाइड जो है रिमूव हो जाएगा और सिर्फ मैच्योर इंसुलिन में 2 ही पेप्टाइड्स बचेंगे, चेन ए बचेगा और चेन बी बचेगा। चेन ए और चेन बी के बीच में देखो 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और जो आपका चेन ए है उसमें एक इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं। लेकिन लैबोरेटरी में जब हम लोग इसको बना रहे थे ना, लैबोरेटरी में जब साइंटिस्ट इसको बनाने की कोशिश किए तो ये बन नहीं पा रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं बन पा रहा था। क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि लैबोरेटरी में ये जो आपका चेन सी है इसका रिमूवल जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट टू रिमूव दिस चेन ए, अरे सॉरी चेन सी पेप्टाइड। समझ में आया कि नहीं। तो चैलेंज क्या था साइंटिस्ट के लिए, व्हाट वाज द चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट जब इसको लेबोरेटरी में बना रहे थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। चैलेंज फॉर साइंटिस्ट, चैलेंज क्या था साइंटिस्ट के पास। नेचुरली तो बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड रिमूव हो जाएगा गोल्जी अपार्टस में, लेकिन जो साइंटिस्ट थे वो लेबोरेटरी में, इन लैब सी पेप्टाइड वाज अनेबल टू गेट रिमूव्ड। सी पेप्टाइड को रिमूव करना जो है वो आसान नहीं था। इज दिस क्लियर और नॉट। सी पेप्टाइड को रिमूव करना जो है वो आसान नहीं था। इसीलिए अब क्या किया गया, एक कंपनी आई, है ना, एक कंपनी आई जिसका नाम था इली लिली कंपनी। समझ में आया कि नहीं, ये कौन सी कंपनी थी, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी जिसका क्या नाम है, देखो यहाँ लिखा भी है 1983 में आई थी इली लिली कंपनी, एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी। इसने क्या किया, है ना, ये जीन इनकोडिंग चेन ए का जो जीन था, है ना, उसको इनकोड करने वाला यू कैन से चेन ए के लिए अलग से यू कैन से कल्चर किया और चेन बी को अलग से बनाया। कौन कौन सी कंपनी, इली लिली कंपनी। और इली लिली कंपनी ने ही सबसे पहली बार इंसुलिन को बनाया। तो हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, कि इंसुलिन जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंसुलिन जिसको ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन बोल सकते हैं, इट वॉज द फर्स्ट हार्मोन, ये सबसे पहला हार्मोन था जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया। इट वॉज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी का मतलब क्या हो गया, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी कंपनी ने इसको बनाया, बाय इली लिली कंपनी। कौन सा कंपनी था, इली लिली कंपनी। कौन, और ये कंपनी कहाँ का था, इट वॉज एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, है ना। ये कैसा कंपनी था, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी था। समझ में आया कि नहीं, यूएस बेस्ड कंपनी था। इज दिस क्लियर और नॉट। और कब बनाया ये भी याद रखना पड़ेगा भाई, डेट, क्योंकि जो भी आपका एनसीईआरटी बोल रहा है वो याद रखना पड़ेगा। एक्चुअल डेट वाज जुलाई 5 1983, बट जुलाई 5 आप नहीं याद रखना चाहते हो, आप नहीं याद रखो, इट्स ओके, है ना। लेकिन 1983 आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1983 जो है इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो इसीलिए आपको 1983 तो याद रखना ही पड़ेगा। जुलाई 5 आप याद रखो या नहीं याद रखो। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इसको कैसे बनाया, एक्चुअली हाउ एक्चुअली दे क्रिएटेड इट। तो यहाँ पे जो जीन कोड कर रहा था, है ना, या जो डीएनए सीक्वेंस था, किसके लिए, चेन ए और चेन बी, है ना, इट वाज प्रिपेयर्ड सेपरेटली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रही हूं मैं, कि जो जीन था, जीन इनकोडिंग,
जीन जो कि कोड कर रहा था चेन ए बनाने के लिए, इन कोडिंग, क्योंकि जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। ये मैं शुरू के लेक्चर से ही बोले आ रही हूँ, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस भी में भी मैंने बताया है। तो जीन इन कोडिंग चेन ए एंड चेन बी, ठीक है, वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि क्या उसको साथ में बनाया गया था, तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, उसको सेपरेटली बनाया गया था, सेपरेटली, ताकि एक 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 जगह से आपको चेन ए मिल सके और दूसरे जगह से आपको चेन बी मिल सके। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं कि क्या उसको साथ में बनाया गया था कि सेपरेटली बनाया गया था। आप बोलोगे सेपरेटली बनाया गया था। कौन से कंपनी से बनाया गया था, कौन सा कंपनी इसको बनाया था, इली लिली कंपनी। कब बनाया था भाई, 1983 में। समझ में आया कि नहीं। यानी चेन ए के जो जीन्स थे और चेन बी के जो जीन्स थे, उसके एक्सप्रेशन को सेपरेटली यूज किया गया था, ताकि यू कैन से सेपरेटली वो अपने आप को एक्सप्रेस करें और चेन ए और चेन बी सेपरेटली बना सकें। इसके लिए अब और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, होस्ट के लिए उन्होंने क्या यूज किया, किसके अंदर उन्होंने कल्चर किया। अगेन मोस्ट सुटेबल होस्ट क्या होता है, इस्चेरिचिया कोलाई, तो ई कोलाई वॉज यूज एज अ होस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि वेक्टर के तौर पे, या फिर यू कैन से जो आपका प्लाज्मिड है वो कौन सा यूज हुआ, वेक्टर कौन सा यूज हुआ, तो पीबीआर 322 वाज यूज्ड एज अ वेक्टर। पीबीआर 322 के बारे में मैंने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में बताया ही था। पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड एंड बी आर स्टैंड्स फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिक, है ना, जिन्होंने इसको एक्चुअली में पहली बार बनाया हुआ था। और 322 जो है जिस ऑर्डर में उसका सिंथेसिस हुआ, तो ई कोलाई वाज यूज्ड एज अ होस्ट एंड पीबीआर 322 वाज यूज्ड एज अ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, जो कि पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अब यहाँ पर इसको कैसे बेसिकली बनाया गया, हाउ वॉज इट एक्चुअली प्रिपेयर्ड। यहाँ देखिए, ये जैसे आप मान लो ये आपका एक इकोलाई ये है ना। इकोलाई क्या होता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि ग्राम निगेटिव है ना। तो ये आपके दो इकोलाई हो गए अलग अलग। इकोलाई, ये भी इकोलाई है और ये भी इकोलाई है, दोनों के दोनों इकोलाई है। अब इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, जाहिर सी बात है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और वेक्टर होगा, है ना। वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ही तो हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वेक्टर के रूप में क्या यूज किया गया है, पीबीआर 322। और जो आपका यू कैन से जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें क्या हो जाएगा, दिस इज द जीन, ठीक है, फॉर चेन ए को बनाने वाला जीन इसमें है ना, मान लो। और ये वाला जो जीन है, दिस इज द जीन फॉर चेन बी को बनाने वाला जीन है। और ये जो है व्हाट इज दिस, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी बोल सकते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हो। और ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ई कोलाई के अंदर एज अ होस्ट यूज किया गया और पीबीआर 322 वाज यूज्ड एज अ वेक्टर। हु वाज यूज्ड एज अ वेक्टर, पीबीआर 322 वाज यूज्ड एज अ वेक्टर। प्लीज डू रिमेंबर दीज थिंग्स। जो भी चीज मैं बता रही हूं उससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पर चेन ए जो है यहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, है ना। जब जीन एक्सप्रेशन होगा, जीन एक्सप्रेशन क्या पढ़ाया था आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में, बताओ। जीन एक्सप्रेशन मतलब द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ जीन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होगा, चेन ए बन जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसको, और यहाँ से दूसरे वाले इकोलाई से चेन बी एक्सट्रैक्टेड। तो क्या चेन ए और चेन बी को एक साथ बनाया गया था, आप बोलोगे नहीं, दोनों को सेपरेटली बनाया गया था। और दोनों जब चेन्स एक्सट्रैक्ट हो गए, तो बाद में लैबोरेटरी के अंदर सुटेबल कंडीशंस में दे वर कंबाइंड, है ना। कैसा बॉन्ड बना के दोनों को कंबाइन किया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड। दे वर कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन लैबोरेटरी। समझ में आया कि नहीं। इनको फिर बाद में लाइट डाइसल्फाइड बॉन्ड देके लैबोरेटरी में क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से जो है आपका चेन ए और चेन बी जो है सेपरेटली बनाया गया और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड देकर इसको आपस में चिपकाया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बॉन्ड है, किसमें, इंसुलिन में। और मैच्योर इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड का बना है, 51। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि होस्ट एंड वेक्टर क्या होगा, वेक्टर फॉर ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन क्या है, ह्यूमिलिन इज द ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। होस्ट में आप क्या लिखोगे, इस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई। और वेक्टर के रूप में आप क्या लिखोगे, पीबीआर 322।
P stands for plasmid, BR for Bolivar and Roderick, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि when was humulin developed, when was humulin डेवलप्ड, ह्यूमिलिन जो है ये कब डेवलप हुआ था बताओ। इली लिली कंपनी जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, उसने ह्यूमिलिन को डेवलप किया था। कब डेवलप किया था बताइए मुझे, कब डेवलप किया था? 1983 में, 5th ऑफ मार्च। अंडरस्टूड और नॉट, यस और नो। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि विच पेप्टाइड, ठीक है, विच पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट, कौन सा पेप्टाइड जो है नहीं प्रेजेंट है किसमें? इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है? तो आपको मालूम है जो सी पेप्टाइड है, इट इज एक्चुअली क्लीव्ड, इट इज एक्चुअली रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली जो है सी पेप्टाइड आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या जो आपका चेन ए और चेन बी है उसको साथ में बनाया गया था या सेपरेटली? आप बोलोगे सेपरेटली। इज दिस क्लियर? कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या इंसुलिन को ओरली हम लेंगे? आप बोलोगे नहीं। अब यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी का समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है मैं उनको बता दूं, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं लेक्चर को शुरू करने में बिलीव रखती हूँ। इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि मैं लेक्चर पे फोकस करती हूँ। ठीक है, जो बच्चे न्यू है मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूं, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है। मेरे पास 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ बायोलॉजी फैकल्टी। आई हैव वर्कड विद वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, और बहुत टॉप टॉप रिजल्ट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं, है ना। यूट्यूब पे आने का मेरा बेसिक मकसद है कि मैं अपने नॉलेज को बहुत सारे बच्चों तक स्प्रेड कर सकूं, ताकि मेरा नॉलेज जो है वो दूर दूर तक जा सके, और एनसीईआरटी की एक लाइन में आपको क्लियर कर सकूं, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बता सकूं, और कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। 360 में 360 आप बायोलॉजी में यू कैन से अचीव कर सको, है ना। 50% जो है मेरे थ्रू आप अगर अचीव कर सको तो ये मेरे लिए एक यू कैन से फक्र की बात होगी, एक गर्व की बात होगी, है ना। तो यहाँ पे बाकी जो लेक्चर्स है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस मैंने अपलोड कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के देखो ये सब लेक्चर्स जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। टुडे इज द 4th लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। स्क्रिटरी सिस्टम एंड इलिमिनेशन के सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। इसके बाद मैं फ्रॉग पढ़ाने वाली हूँ। फ्रॉग समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म करके मैं फ्रॉग पढ़ाने वाली हूँ। ये सारे लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी अपलोडेड हैं मेरे यू कैन से चैनल पे, और सब बहुत बखूबी मैंने एनसीईआरटी के एक लाइन क्लियर करके आपको बताया हुआ है, सारा एक्सप्लेनेशन दे दे के बताया हुआ है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग करेंगे, कहाँ गया, यहाँ से पढ़ना था ना। देखिए, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए जिसमें 21 अमाइनो एसिड होता है, एंड चेन बी जिसमें 30 अमाइनो एसिड होता है, दैट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। टोटल कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा? तो आप बोलोगे 3, है ना, 2 इंटर चेन और एक इंट्रा चेन। यस और नो, ये सब आपको पता होना चाहिए बाबू, है ना। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं होता है, आ सकता है, क्योंकि देखो डायग्राम में बनाया है ना। देखो ये आपका इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि ए और बी पेप्टाइड के बीच में है, और ए पेप्टाइड में एक इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, है ना, लाइक अ प्रो एंजाइम। The pro-hormone also needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone. तो इसके प्रोसेसिंग के समय क्या होता है, जो सी पेप्टाइड है ये रिमूव हो जाता है ना, which contains an extra stretch called the C peptide। यानी प्रो हार्मोन में, प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रेजेंट होता है जिसको सी पेप्टाइड बोलते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 31 अमाइनो एसिड का बना होता है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में बच्चों कितना अमाइनो एसिड होता है? 51 अमाइनो एसिड होता है। इसमें कौन सा पेप्टाइड नहीं होता है? सी पेप्टाइड नहीं होता है। इसमें कौन कौन से चेन्स होते हैं? चेन ए जिसमें 21 अमाइनो एसिड, और चेन बी जिसमें 30 अमाइनो एसिड होता है, एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन।
The main challenge for the production of insulin using recombinant DNA technique was getting insulin assembled into a mature form. इसको mature form में assemble करना आसान नहीं था. सी पेप्टाइड को लैबोरेटरी में रिमूव करना भी आसान नहीं था. तो इन 1983 में 5th जुलाई Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to chain A and chain B of human insulin and introduced them in plasmids of E. coli to produce insulin chain. Which plasmid was used? PBR322. Understood? Please remember. And who was used as a host? तो आप बोलोगे Escherichia coli जो है it was used as a host. प्लाज्मिड के रूप में क्या यूज किया गया था? तो PBR322 was used as a plasmid. These questions you should be knowing. Understood? क्या इसको सेपरेटली बनाया गया था? बिल्कुल. To produce insulin chains, chain A and B were produced separately. ये देखो separately word जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आया कि नहीं? इसको साथ में नहीं बनाया गया था. एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड, लेबोरेटरी में कंबाइन किया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, और इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन जो है उसको तैयार किया गया. आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर बखूबी, है ना? अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने बच्चों और अपने स्टूडेंट यू कैन से फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि मेरा नॉलेज जो है बहुत लोगों तक पहुंच सके, है ना? और मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि इससे बेहतर नोट्स, मैं तो नहीं बोलूंगी कि इससे बेहतर नोट्स नहीं मिलेगा, लेकिन ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी मैंने आपको बखूबी बता दिया. तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा जीन थेरेपी के ऊपर होगा, और भी हम लोग चीजें देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में. और बाकी जो मेरे लेक्चर्स हैं जो मैंने अपलोड किए हैं वो भी अगर आपके पास टाइम है और आपको जरूरत है तो जाकर जरूर देखिए. थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच फॉर वॉचिंग.